Good morning everyone. Welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today we will discuss the editorial page and the idea page. So let's see the very first article in the editorial page. Left out of COVID. So in this article, the author, the writer will be discussing about the COVID platform and the use of internet or the importance or the role of internet in the COVID crisis. The author Apar Gupta and Anushka Jain has written this article. Apar Gupta is Executive Director and Anushka Jain is Policy Council, Internet Freedom Foundation. So in the very first paragraph or the first two paragraphs, the author, they are telling us about the second wave of COVID which has hit India very badly, and since March 2021 it has taken a very bad phase which is out of control. So this whole situation has revealed the lack of health infrastructure, because you have been noticing the shortages of oxygen, oximeter, bed, the drug remdesivir, and black marketing and hoardings of these drugs and these basic facilities which needs to be provided to a COVID patient. तो यहाँ पे the very important role which has been played is by internet. Yes, and इसे यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है क्राउड सोर्सिंग का वर्ड दिया गया है. इसे बोला गया है कि जो लोग हैं they have moved to internet and they are asking for help through internet tools. So technology is playing a very crucial role and is serving us. Here the author, they have said that internet is being used as a tool for vaccination. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविन प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशंस ओपन किए गए हैं एंड 1 मई से 18 to 44 ईयर्स ऑफ एज के लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं. अब कोविन प्लेटफॉर्म जो है वो एक प्लेटफॉर्म है रजिस्ट्रेशंस के लिए, वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है. और इससे होगा क्या, इससे वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा और स्पीड अप किया जाएगा, राइट. बट इसने जो एक खतरा जो सबके सामने रखा है वो ये है कि इससे जो हमारी डेटा सिक्योरिटी है, जो लोगों का जो डेटा है जो कि कोविड प्लेटफॉर्म पे फीड किया जाता है वो अवेलेबल है, बहुत से लोगों को अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारी एजेंसीज को अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि वो आगे भेज दिया जाता है. तो ये एक तरीके का वैक्सीन एक्सक्लूजन है. दिस इज लीडिंग टू वैक्सीन एक्सक्लूजन एंड लैक ऑफ प्राइवेसी, लैक ऑफ डेटा प्राइवेसी. तो इस प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी फेस किए हैं. पहला क्रिटिसिज्म तो यही है कि 18 to 44 ईयर्स का जो 44 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दी गई है, राइट. और जो एक स्टेटस आया है, जो स्टाटा आया है वो ये है कि अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में जो रूरल पॉपुलेशन है, ये 27 अप्रैल को ये डेटा रिवील किया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक रूरल पॉपुलेशन में जो इंटरनेट यूसेज है वो 34.60% ही अवेलेबल है. ओके. एंड अगले ही दिन 28 अप्रैल को एक और स्टडी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोविन प्लेटफॉर्म पे जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं उसमें 14.42 करोड़ रजिस्ट्रेशन, जो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन है वो है 14.42 करोड़ रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन. उसमें से सिर्फ 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ है. तो इससे ये पता चलता है कि रूरल एरियाज में डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है. इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि पूरा ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा इंग्लिश ड्रिवन है, और सेकेंडली इंटरनेट कनेक्शन रूरल एरियाज में इतना अच्छा नहीं है. तो ये एक रीजन हो सकता है कि कम रजिस्ट्रेशंस हुए हैं कोविन प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट. अब डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है. अब ये कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि अब जब आप ऑनलाइन जाते हैं
तो जैसे आप जाते हैं, ऑलरेडी सर्वर डाउन हो रखा होता है, इतने सारे लोगों ने लॉगिन किया होता है, तो उसमें एक jargon यूज किया गया है, फास्टेस्ट फिंगर फास्ट, यानी कि जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, जो सबसे पहले साइट पे पहुंचेगा वो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे एक रिस्क है, जो मेडिकल हेल्थ केयर डेटा के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि ये डेटा बहुत सी एजेंसीज को प्रोवाइड किया जा सकता है, इसका मिसयूज किया जा सकता है, और इसका ध्यान नहीं दिया इस पोर्टल को बनाते वक्त। तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उनको एक स्टेप लेना चाहिए। दे शुड मेक सम प्रोविजन टू चेंज द टेक्निकल फ्लो ऑफ कोविन प्लेटफॉर्म। कोविन ये जो साइट है, इसका जो फ्लो है, टेक्निकल फ्लो है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए इन्हें, क्योंकि इस पोर्टल पे ही कहीं पे भी डेटा प्रोटेक्शन या साइबर सिक्योरिटी का नाम नहीं लिया गया है। और आपको तो वैसे ही पता है कि इंडिया की डेटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत ही थोड़ी सी वीक ही है, राइट। तो इतना क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद जो हमारे अश्विनी चौबे जी हैं, उन्होंने एक यूनियन, अश्विनी चौबे जी, आपको ये याद पता होना चाहिए कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अश्विनी चौबे जी हैं। उन्होंने पार्लियामेंट को ये स्टेटमेंट दिया कि वो डेटा प्राइवेसी जो पॉलिसी है उसके अंडर में कोविड का जो ये कोविन प्लेटफॉर्म है उसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, जो कि नहीं है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसका जजमेंट ये दिया था कि गवर्नमेंट की हर एक वेबसाइट में ये लाइन होनी चाहिए कि इट मस्ट इनकॉर्पोरेट अ प्रोमिनेंट डिस्प्लेड प्राइवेसी स्टेटमेंट, राइट। तो ये चीज हुआ। अब इतनी क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद जो हमारे RS शर्मा जी हैं, जो कि फिलहाल CEO हैं ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उन्होंने 6 अप्रैल 2021 को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आधार बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन जो है that will replace biometric fingerprint और iris scan मशीन, क्योंकि इससे इन्फेक्शन ज्यादा फैल सकता है, इसलिए आधार बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन को वो प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि टेक्निकल बैरियर्स कुछ ज्यादा हैं और फेस ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन एक अलग बात होती है, फेस ऑथेंटिकेशन एक अलग बात होती है, राइट। तो यहाँ पे ये एक चैलेंज रहेगा कि जब ये आधार बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन को लेकर आएंगे प्रैक्टिस में अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स में, तो वहां पे ये हो सकता है कि फॉल्स रिजल्ट्स आए, या क्योंकि टेक्निकल बैरियर्स ज्यादा है। और लेकिन यहाँ पे एंड में ऑथर ने ये बोला है कि ये जो समय चल रहा है कोविड क्राइसिस का, ये टाइम नहीं है इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी मैच्योर नहीं है कि हम उस पर पूरा रिलाई कर सकें, राइट। और दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट दीज थिंग्स, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, क्राइसिस है, यहाँ पे हमें बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि हमें अपना जो डेटा सिक्योरिटी है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ लॉज लेके आना चाहिए जिससे कि वो पेशेंट का डेटा, अपने सिटीजन्स का डेटा सिक्योर कर सके। So this was all about this editorial article. Now let's move to the idea page where the article is when doctors fall short. Yes, this is a very important article. This article has been written by Survi Sharma Kumar, जो कि एक डॉक्टर है, मूलचंद मेडिसिटी न्यू दिल्ली में डॉक्टर हैं। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स और एक हेल्थ केयर वर्कर में नॉर्मली कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, राइट। लेकिन डॉक्टर्स का मेन रोल तब आता है जब कोई बहुत सीवियर सिचुएशन हो। अदरवाइज अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी है तो एक नर्स या फिर पैरामेडिक का जो स्टाफ होता है वो भी पेशेंट को देख के उनका BP वगैरह चेक करके वो उनको थोड़ा सा काम डाउन करता है, राइट। लेकिन अभी जो सिचुएशन है ये इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे डॉक्टर्स की ऑलरेडी बहुत शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, नर्सेज की शॉर्टेज है, पैरामेडिक स्टाफ की शॉर्टेज है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं या जो हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स अवेलेबल हैं, हमें उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उनके स्किल्स का ऑप्टिमम यूसेज करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आज के डेट में कोविड हर गली गली पहुंच चुका है, हर एक दुनिया के देश के हर एक कोने में पहुंच चुका है। तो कल के जैसे आर्टिकल में था कि हमें पंचायत लेवल पे
हमें टेस्टिंग करवानी चाहिए, उनको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है कि ट्रायज कमिटी सेटअप होनी चाहिए रूरल एरियाज में, स्मॉल टाउन्स में, स्मॉल टीम्स में बना के उनको छोटे छोटे टाउन्स में भेज देना चाहिए। और उनका और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड है कि हम अपना हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको रीस्ट्रक्चर करें। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि क्लिनिकल केयर डिपार्टमेंट और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और डेलीगेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स को अगर हम कुछ डेलीगेट करते हैं तो वो एटलीस्ट जो नर्सेज हैं, जो हेल्थ केयर, जो पैरामेडिक स्टाफ है, वो एडवाइस कर सकता है पेशेंट को, उनका ऑक्सीजन चेक करके ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना है ये बता सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकता है, शिफ्टिंग में हेल्प कर सकता है। क्योंकि जो नर्सेज होती हैं ये भी मेजरली इनका 4 से 6 साल के एजुकेशन के बाद, 4 से 6 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये प्रैक्टिस में आते हैं, तो इनको काफी नॉलेज होती है। तो हमें इस समय जरूरत ये है कि हम इस टाइम पे अपना हर एक हेल्थ केयर वर्कर को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो पैरामेडिक स्टाफ हो, उन्हें उनके स्किल्स का, उनके एजुकेशन का, उनके प्रैक्टिसेस का, एक्सपीरियंसेस का फुल फ्लेश्ड हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, उन्हें हमें राइट्स देना चाहिए कि वो हर एक पेशेंट को अटेंड कर सके और एडवाइस कर सके। ये नहीं कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो जब तक डॉक्टर नहीं आएगा हम पेशेंट को हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही चीज अमेरिका ने यूज किया है, राइट। इन्होंने यहाँ पे एक और कुछ सजेशंस दिए हैं, वो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं हमारे, या जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर स्टाफ है, उन्हें उनके ही एरिया में स्पेशलाइजेशन तो होती ही है, लेकिन उन्हें हमें बाकी के जो सेक्टर्स हैं, बाकी के जो स्पेशलाइजेशन है, उनमें भी उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डर्माटोलॉजी में देना चाहिए, प्लास्टिक सर्जरी में देना चाहिए उन्हें हमें ट्रेनिंग्स, या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, जनरल सर्जन होते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन होते हैं, उनको उन सब चीज़ों में भी हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका पढ़ाई अभी डॉक्टरी का पढ़ाई पूरा खत्म होने वाला है, हमें उन पे फेथ दिखाना चाहिए और उनको भी हमें प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बोला है वो बोला है टेलीमेडिसिन वेब के बारे में। उन्होंने कहा है कि हमें गवर्नमेंट को टेलीमेडिसिन वेब बनाना चाहिए, जो कि बहुत क्लोजली लिंक होगा टू प्राइमरी केयर सेंटर्स अंडर पब्लिक हेल्थ सिस्टम। तो यहाँ पे जो एकदम कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे नर्सेज हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो फिजिकल असिस्टेंट्स हैं, वो यहाँ पे काम कर सकेंगे विद और विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स। हम उन्हें इतना एनरिच कर देंगे, उन्हें हम इतना हेल्प करेंगे, इतना सपोर्ट देंगे, उनको इतना एजुकेट कर देंगे कि वो टेलीमेडिसिन वेब में हर एक कॉर्नर तक पहुंच सके, देश के हर एक कॉर्नर तक पहुंच के पेशेंट्स को सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए क्या करना होगा कि टेलीमेडिसिन रूम्स बनाने होंगे। अब ये रूम्स कहाँ बनेंगे? टेलीमेडिसिन रूम्स जो हैं वो हर एक गांव के हर एक फार्मेसी में होगा, राइट। और उनके पास टेलीमेडिसिन किट होगा जिसमें कि ब्लड प्रेशर नापने की टूल, डिजिटल स्टेथोस्कोप होगा, थर्मोमीटर होगा, बीपी मशीन, ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ऑडियोमीटर वगैरह सब कुछ होगा विद प्रॉपर ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम एंड गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। यानी कि जो टेलीमेडिसिन रूम्स होंगे अंडर टेलीमेडिसिन वेब, उनको हम इतना कह सकते हैं कि सपोर्ट करेंगे, इतना रिच बनाएंगे कि वो हर एक जो भी उनके पास पेशेंट आएगा उसको वो हेल्प कर सके, चाहे वहां पे डॉक्टर हो या ना हो। हम इन नर्सेज को, इन हेल्थ केयर वर्कर्स को ही इतना एजुकेट कर देंगे, राइट। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे होता है कि डॉक्टर से एक पेशेंट ने चेकअप करवाया, अब उनको दोबारा फॉलोअप करना है कि अच्छा अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेडिसिन का प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन नहीं मिल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, तो वो फॉलोअप जब करेंगे तो वो इन टीम्स के साथ फॉलोअप कर सकते हैं। उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डॉक्टर अवेलेबल होंगे तो वो हमें सजेशन देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो टीम बनेगी वो उनको असिस्ट कर सकेगी, राइट। तो यहाँ पे ये चीज एक अच्छी चीज उन्होंने बोली है। और इन्होंने ये बोला है कि हमें जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उन्हें हायर करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, राइट। हमें उन्हें हायर करना चाहिए। और जो न्यूली लाइसेंस डॉक्टर्स हैं हमें उन्हें कोविड केयर में लगाना चाहिए, राइट। और इन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी बोली है, इन्होंने PPP मॉडल के बारे में बात करी है। यहाँ पे PPP मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, just 1 minute,
जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम देश के हर एक कॉर्नर तक पहुंच पाएंगे, राइट। और उससे क्या होगा कि हम हर एक पेशेंट को अटेंड कर पाएंगे, और जो नेटवर्क है हमारा वो इतना स्ट्रांग होगा कि पेशेंट को ट्रांसफर करना, पेशेंट के कितनी ऑक्सीजन लेवल की रिक्वायरमेंट है, ये सब हम डील कर पाएंगे बहुत इफेक्टिवली और बहुत ही कम टाइम में, राइट। यहाँ पे एक चीज और है कि हम पेशेंट को इतना हम पेशेंट यूजर फ्रेंडली चीजें इतना बनाए जिससे कि होगा क्या कि पेशेंट खुद ही अपना ऑक्सीजन चेक करेगा, अपना बीपी चेक करेगा और वो अपलोड कर देगा जिससे कि उनको टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जा सके, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज बोली कि पेशेंट खुद ही वो इतना एजुकेट हम उसको कर दें, वो खुद ही इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए कि वो अपना डेटा खुद ही वो अपलोड करे टेली कंसल्टेशन पोर्टल्स पे, और वहां से उन्हें कॉन्टैक्ट डॉक्टर की टीम जो है या फिर जो हमारी टेलीमेडिसिन टीम है वो उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेगी। अब सबको तो ये पता ही है कि जो हमारी इंडिया में जो हेल्थ सेक्टर है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो थोड़ी सी पुअर है। इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमारा जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं डॉक्टर्स की उन्हें छोड़ देते हैं। इसका रीज़न ये भी है कि टॉयलेट्स नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि इतना बुरा है, टॉयलेट्स नहीं होते, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है कि लोग जो अपनी जॉब्स हैं वो छोड़ के प्राइवेट प्रैक्टिस में आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट होती हैं फीमेल डॉक्टर्स, राइट। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग, एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला कि 55% हर साल 55% गर्ल्स जो होती हैं वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद या फिर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो छोड़ देती हैं या फिर प्राइवेट प्रैक्टिसिंग में आ जाती हैं। तो यहाँ पे जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। और एक पेपर रिलीज हुआ था अकॉर्डिंग, इस पेपर का नाम था मोहन राव इन लैंसेट, जिसके अकॉर्डिंग only 17% of all allopathic doctors and 6% of those in rural areas are women। यानी कि सिर्फ 17% एलोपैथिक डॉक्टर्स में, जितने भी डॉक्टर्स एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं उसमें से सिर्फ 17% डॉक्टर्स ही फीमेल होती हैं, और उनका 6% ही रूरल एरियाज में होता है। यानी कि जो रेशियो है वो है 1 डॉक्टर पर 10,000 पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, जो कि 0.5% है, और अर्बन एरियाज में ये हो जाता है 6.5%, राइट। यानी कि जो द परसेंटेज ऑफ फीमेल डॉक्टर्स इज अराउंड 1/3 ऑफ मेल डॉक्टर्स, यानी कि 1/3 है मेल डॉक्टर्स की। अगर मेल डॉक्टर्स 100 हैं तो उसका 1/3 फीमेल डॉक्टर्स का पॉपुलेशन है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। तो गवर्नमेंट शुड टेक सर्टन स्टेप्स, उन्हें कुछ रूल्स ऐसे लेके आना चाहिए जिससे कि वो इस जेंडर गैप को कम कर सके। तो इस आर्टिकल में जो ऑथर है उन्होंने यही बोला है कि डॉक्टर्स को जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको हमें इतना एनरिच करना चाहिए कि हम उनको प्रॉपर ऑप्टिमम यूसेज कर सके। और दूसरा ये कि टेलीमेडिसिन वेब्स को हमें इनकलकेट करना चाहिए। तो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दीज 2 आर्टिकल्स इन द एडिटोरियल एंड द आइडिया पेज। सी यू टुमारो अगेन विद अ न्यू आर्टिकल एंड अ न्यू आइडिया।